हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं अरे को लेके कॉन्सेप्ट्स की। ओके, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कशन किया एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेके। ओके, हम लोगों ने बात की यहां पे इंटरफेस को लेके, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को लेके, पैकेजेस को लेके। लेकिन आज का जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ओके, कि व्हाट इज एन अरे एंड व्हाई वी शुड गो फॉर एन अरे। बट आई होप आप में से अगर कोई लोग C++ बैकग्राउंड से हैं तो आपने अरे के कॉन्सेप्ट को पढ़ा भी होगा वहां पे। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट अरे का वही है, लेकिन विथ लॉट ऑफ चेंजेस इन जावा। राइट, तो वो क्या चेंजेस होंगे अरे को लेके जावा में, ठीक है। तो सारी बातें करते हैं आज के इस लेक्चर में कि अरे को हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहली बात कि अरे क्या है। ओके, तो हम अरे की डेफिनेशन क्या देते हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेम डेटा टाइप, राइट, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, और यू कैन से दैट होमोजीनियस डेटा टाइप, राइट, कि जब आपको सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज कलेक्ट करना है। ओके, तो आप देखिए, अब एक चीज सुनिए, अभी तक जो हम एप्लीकेशन बना रहे थे या अभी तक जो प्रोग्रामिंग हम कर रहे थे जावा में, आपने देखा हमने मैक्सिमम कितना डेटा यूज किया। अब जितने भी प्रोग्राम देखेंगे, अब देखेंगे हमने ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डेटा पे काम किया है। मतलब डेटा, मतलब मैंने आपसे बोला चलो 2 नंबर को ऐड करने का कोड लिखो, या मैंने आपसे बोला चलो एक स्ट्रिंग है इसको रिवर्स कर दो, या मैंने आपसे बोला एक स्ट्रिंग है इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या मैंने आपसे बोला है चलिए 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करो। तो अभी तक हम जो एप्लीकेशन पढ़ रहे थे उस एप्लीकेशन में हमने ये देखा कि आपका जो डेटा है वो डेटा हार्डली 1 और 2 और 3 डेटा है, राइट। लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करें कि यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 10 नंबर्स को कलेक्ट करना है, आई नीड टू कलेक्ट द 10 नंबर्स, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है सर, आप 10 नंबर्स को अगर कलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखो आप अभी तक हमारे दिमाग में क्या है कि जब भी डेटा कलेक्शन करना है हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, हम वेरिएबल्स को यूज करके डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, इंटीजर A, B, C, D, E, F, एंड यू कैन मैनेज दिस वेरिएबल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब अगर आपने 10 नंबर के लिए कोड लिख दिया तो बॉस मेरी तो एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाएगी फिर, है ना, क्योंकि मैं तो बॉस बोलूंगा वाह यार कितना समझदार बच्चा है, इसने 10 नंबर के लिए कोड लिख दिया। मैंने बोला एक काम कर बेटा 100 नंबर के लिए कोड लिख। अब आप सोच के देखिए, अगर आपको 100 इंटीजर नंबर को कलेक्ट करना है तो आप ठीक है थॉट प्रोसेस समझना, कुछ भी नहीं है, मैंने सिंपल सी बात आपसे बोली है 100 नंबर को ऐड करो। 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। लेकिन यदि मैंने आपको सेम बोला 100 नंबर को ऐड करो, तो आपको टेंशन ये नहीं होगा कि लॉजिक क्या लिखना है, आपको ये टेंशन होगा 100 वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना है टू गेट द 100 नंबर। मतलब आप थॉट प्रोसेस समझिए, अरे को हम यूज क्यों करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि ये C में भी होता है, ये C++ में भी होता है और ये जावा में भी है। और अभी तो मैं आपको, मतलब फॉर दोज पीपल वो नो द कॉन्सेप्ट ऑफ C एंड C++, मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि C और C++ के अरे में और जावा के अरे में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले यहां पर मेरा थॉट ये नहीं है, चलिए आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं अरे को लेके कॉन्सेप्ट की जावा में, क्या अगर हो सकता है आपने C++ में इसको स्किप कर दिया हो, राइट। तो मेरा क्वेश्चन तो चलो सबसे यहां पर ये है कि यदि मैंने आपसे बोला कि 100 नंबर्स को स्टोर करना है, आई नीड टू कलेक्ट 100 नंबर्स, तो यदि आपको 100 नंबर्स को कलेक्ट करना है तो चलो आप जैसे भी करके आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए ABCDEF Z तक, ये तो सर 26 हुए, A1 A2 A3 बना दिया आपने प्रोग्राम। मैंने कहा वाह यार, 10 नंबर बोला था इसने 10 नंबर का कोड लिख दिया, 100 नंबर बोला था इसने 100 नंबर को ऐड कर दिया। आप सोच के देखिए, अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बेटा तू तो 2000 नंबर को लेके ऐड कर। और आप देखिए जैसे जैसे अब आगे एप्लीकेशंस बढ़ेगी डेटा बढ़ेगा। डेटा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि प्रोजेक्ट 2 नंबर का एडिशन नहीं होता है। यदि मैंने आपको सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बोला, चलो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट मैंने आपको बोला कि बॉस मुझे कुछ नहीं करना है, एक कॉलेज में 5000 बच्चे हैं, इनके रोल नंबर को कलेक्ट करना है, तो अब आप सोच के देखिए आपका थॉट क्या बोलेगा। 5000 बच्चों के रोल नंबर, अभी तक जो पढ़ा है कि 5000 बच्चों के रोल नंबर को कलेक्ट करने के लिए 5000 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेंगे। अब केवल आप इमेजिन करो, बनाने की तो बात बहुत दूर की है, केवल एक इमेजिनेशन आप करो कि एक प्रोग्राम में 5000 वेरिएबल डिक्लेयर है, क्या शानदार थॉट होगा उस प्रोग्राम का। इमेजिन करिए आप कि आपके प्रोग्राम में 5000 वेरिएबल डिक्लेयर है इंटीजर टाइप के। मैं आपको बोलता हूं 1 घंटा तो आपको उनके नाम सोचने में लगेगा। और आप कर क्या रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? आप सेम टाइप का डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं।
तो जब इस तरीके का कोड लिखना है कि जहां पर आपको 2 नंबर को ऐड करना है तो वेरिएबल डिक्लेरेशन बेटर है, इवन 10-15 नंबर तक भी बेटर है, ठीक है। लेकिन जब डेटा कलेक्शन ज्यादा है सेम टाइप का, बार बार मैं क्या बोल रहा हूं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा अगर आपको कलेक्ट करना है, सो द बेस्ट चॉइस इन जावा यू शुड गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट। फिर हम क्या यूज करते हैं, अरे को, कि बॉस अरे खुद ही बोलता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। चलो एक काम करते हैं, एक तरीका तो हमें पता है वेरिएबल, दूसरा अरे पढ़ लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे कब अरे को यूज करना है, कब वेरिएबल को यूज करना है, ठीक है। ये तो चलेगा ना, आप पढ़ लेते हैं अरे, क्या दिक्कत है कि जब अरे बोलता है कि मैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप हूं, मेरे को यूज करके आप सेम टाइप का मल्टीपल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो बेटर है इसको पढ़ लेते हैं। तो यहां पर जब हम अरे की डेफिनेशन देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप, अभी हेट्रोजीनियस भी आएगा आगे, डोंट वरी, कलेक्शन एक टॉपिक हम पढ़ेंगे जावा में, वहां पर हेट्रोजीनियस की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सेम टाइप ऑफ डेटा, कि जब आपको सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना है तो यहां पर हम अरे को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो अरे है, इस अरे को जब हम जावा में पढ़ते हैं तो अरे 2 टाइप के होते हैं, राइट। एक को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल अरे, 1D अरे, ठीक है, 1D अरे या 1 डायमेंशनल अरे, ठीक, या सेकंड को हम, इसको मैं बोलता हूं चलो 1D अरे, सेकंड को हम बोलते हैं 2D अरे, 1 डायमेंशनल अरे एंड 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। एक होता है 1D अरे, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं 1D अरे एंड 2D अरे, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। तो यदि आपको जावा में अरे को यूज करना है तो यू शुड गो फॉर 1, ये जो 2D अरे है इसी को मल्टी डायमेंशनल अरे भी हम कहते हैं, मतलब एक डायमेंशन से ज्यादा फिर जितने भी होंगे वो मल्टी डायमेंशनल अरे भी कहलाएंगे, राइट। तो चलिए बात करेंगे अभी 1D अरे क्या है, 2D अरे क्या है, लेकिन पहले स्टेप में आपको यह समझ में आया कि हम अरे को क्यों यूज करेंगे, राइट। अब आप देखिए कि यदि मुझे जावा में अरे को यूज करना है तो बहुत अलग अलग तरीके से, अभी हम अरे डिक्लेरेशन, अरे क्रिएशन की बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैंने आपसे बोला कि सिंपल मुझे 5 नंबर को कलेक्ट करना है। तो आप देखिए 5 नंबर को कलेक्ट करने के लिए आप अरे किस तरीके से डिक्लेयर करोगे। अभी हम इस पर रन टाइम डेटा एंटर नहीं करेंगे, अभी हम फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं कि ये मेरे 5 नंबर हैं और इन 5 नंबर को मुझे कलेक्ट करना है। देखिए एक डेटा होता है जो आप यूजर से रन टाइम पे एंटर करते हैं, और एक डेटा होता है जो आपको पहले से पता है, गॉट इट, कि आपको पता है कि आपको 5 नंबर स्टोर करने हैं, 20, 40, 60, 70, 90, 10, और या फिर मैंने आपसे बोला नहीं मुझे नहीं पता है तो रन टाइम पे यूजर एंटर करेगा। तो हम दोनों तरीके से अरे की बात करेंगे कि अरे में कांस्टेंट वैल्यू कैसे एंटर करेंगे और रन टाइम डेटा कैसे एंटर करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम ये देखें तो यदि मुझे एक अरे को डिक्लेयर करना है, राइट, तो अब यहां पर आप समझना, अरे इन जावा इज नॉट अ वेरिएबल, अरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। पहली स्टेटमेंट कि जावा में अरे वेरिएबल नहीं है, जावा में अरे एक ऑब्जेक्ट है, इट इज एन ऑब्जेक्ट। अरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो 100% इसके पीछे कोई ना कोई क्लास होगी। बिल्कुल है, जावा में जब भी किसी अरे को आप डिक्लेयर करेंगे, अरे के बैकग्राउंड में कोई ना कोई क्लास होती है। ये डायनेमिकली क्रिएटेड क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसके बैकग्राउंड में जो क्लासेस होती हैं जो आपके काम की नहीं है। आप तो अरे को डिक्लेयर करोगे कुछ इस तरीके से कि यदि मैंने लिखा अरे, अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को मेमोरी कैसे देते हैं, न्यू से। तो यदि मैंने जावा में अरे को डिक्लेयर किया तो आई नीड टू राइट सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इंटीजर टाइप का अरे अगर आपको डिक्लेयर करना है तो हम क्या लिखेंगे, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5। तो आपने क्या किया, आपने जब ये स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया तो एक्चुअली ये जो ए है ना, इसका नाम चलो मैं ए आर कर देता हूं। दिस ए आर इज नॉट अ वेरिएबल, एक्चुअली दिस ए आर इज एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जो इसके पीछे बैकग्राउंड में डायनेमिकली क्रिएटेड है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये अरे जो है इट इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा। पहली चीज दिमाग में सेट रखना, अरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डायनेमिकली क्रिएटेड क्लास। अब सुनना सेकंड स्टेटमेंट ध्यान से, इसके बैकग्राउंड में जो, अच्छा फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि सर व्हाई अरे इज ऑब्जेक्ट इन जावा, व्हाई नॉट वेरिएबल। ठीक है कि अरे जावा में ऑब्जेक्ट क्यों है, वेरिएबल क्यों नहीं है। अभी मैं इस पे भी आता हूं, डोंट वरी, मैं आता हूं इस पे भी, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, राइट। क्योंकि देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस, कि प्रीवियस लैंग्वेजेस में अरे को लेके कुछ ड्रॉबैक्स थे एंड दैट्स व्हाई द रीजन जावा ने अरे को मुझे ऑब्जेक्ट दिया है, इट इज नॉट अ वेरिएबल। अभी मैं कंपेयर करता हूं, डोंट वरी, क्योंकि ये कंपैरिजन जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि अरे को जावा ने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, उसने वेरिएबल की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया, क्यों, व्हाई शुड आई यूज दिस न्यू कीवर्ड टू डिक्लेयर दिस अरे।
गॉट। तो करते हैं बात, डोंट वरी। लेकिन पहली स्टेटमेंट में आप ये समझो कि मैंने आपको क्या बोला, दिस अरे इज एन ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये डायनेमिकली, इसके पीछे कोई ना कोई क्लास है जो डायनेमिकली क्रिएटेड है, लेकिन वो मेरे और आपके काम की नहीं है, क्योंकि कुछ क्लासेस जावा में ऐसी हैं जो नो डाउट जावा ने बोला ये आपके पर्पस के लिए दी गई है, राइट। स्ट्रिंग क्लास, जैसे स्ट्रिंग क्लास है तो नो डाउट स्ट्रिंग क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसकी मेथड को मैं कॉल करूंगा, इन लॉट ऑफ ऑपरेशन भी परफॉर्म थ्रू स्ट्रिंग क्लास। लेकिन इसके पीछे जो क्लास क्रिएट हो रही है वो आपके और मेरे काम की नहीं है। तो ऐसी क्लासेस जिनको जावा अपने पर्पस के लिए क्रिएट करता है, मतलब वो उसका कहना है कि दिस क्लासेस इज फॉर माई यूटिलिटी नॉट फॉर योर्स, पर हम उसका नाम पता करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर इसके पीछे कोई ना कोई क्लास क्रिएट हुई है और अगर वो डायनेमिकली क्लास क्रिएट हुई है तो उसका कोई तो नाम होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो किसी ना किसी क्लास का होता है। पर इसके बैकग्राउंड में जो क्लास क्रिएट हुई है, इस अरे के बैकग्राउंड में जो क्लास क्रिएट हुई है, इन क्लासेस को हम जावा में एक्चुअली बोलते हैं फैक्ट्री क्लासेस। These are called factory classes. Factory classes मतलब those classes which is actually created by Java for their own utility. It is not for a programmer. ये क्लासेस प्रोग्रामर के लिए नहीं है, ये बैकग्राउंड में क्रिएटेड क्लासेस हैं कि जब एक अरे को हम डिक्लेयर करते हैं तो इसके पीछे डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वो डिजाइन करेगा, डिपेंड करेगा कि आपने अरे को किस टाइप का डिक्लेयर किया है। तो यदि आपने अरे को इंट टाइप का डिक्लेयर किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई डायनेमिकली क्लास क्रिएट हुई है, और वो जो क्लास क्रिएट हुई है, सपोज करो कोई भी क्लास होगी, तो इस अरे ऑब्जेक्ट के पीछे जो क्लास क्रिएट हुई है दैट इज इनहेरिटेड और एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट क्लास। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि बॉस हर क्लास, अरे वो जो फैक्ट्री क्लास है ना, फैक्ट्री क्लास कोई क्लास का नाम नहीं है। फैक्ट्री क्लासेस उन क्लासेस को बोला जाता है जो जावा अपने पर्पस के लिए बैकग्राउंड में क्रिएट करता है। उसका यह कहना है कि बॉस ये आपके लिए नहीं है, आप चाहें तो इसका नाम पता कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसका नाम आपको पता करके बता दूंगा कि इसके पीछे कौन सी क्लास क्रिएट हुई है। आई नाम की क्लास बनेगी, देखना आप, इंटीजर टाइप के लिए देखेंगे अभी हम, डोंट वरी, सिस्टम पे देख लेंगे। लेकिन वो जो क्लास बैकग्राउंड में क्रिएट हुई है उसके बारे में आप समझो कि हर अरे के पीछे जो क्लास क्रिएट होती है वो एक्सटेंडेड होती है किससे, ऑब्जेक्ट क्लास से, और वो इंप्लीमेंटेड होती है दो इंटरफेस से, एक सीरियलाइजेबल और दूसरा क्लोनेबल। लेकिन अब क्वेश्चन ये है सर ये दो नई चीज क्या आ गई, सीरियलाइजेबल और क्लोनेबल। तो डोंट वरी, केवल अभी आप समझ लो, जिस दिन मैं सीरियलाइजेबल और क्लोनेबल आपको आगे पढ़ाऊंगा यू कैन गेट इट। लेकिन अभी आपको यह जरूर समझना पड़ेगा कि जब भी आप कोई अरे डिक्लेयर करते हैं जावा में, तो अरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास विच क्रिएटेड डायनेमिकली, विच क्रिएटेड इन बैकग्राउंड, एंड दैट क्लास इज एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट क्लास, बिकॉज एवरी क्लास ऑफ जावा इज बाय डिफॉल्ट एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट क्लास, एंड दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय क्लोनेबल एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस। कि इसके पीछे जो क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल इंटरफेस है और एक क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, ठीक है, इंटीजर AR इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ 5, राइट। तो यहां पर एक्चुअली जावा ने क्या किया, जैसे ही आप अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे 5 वैल्यू स्टोर करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये था, क्या 5 वेरिएबल डिक्लेयर करते, इंटीजर A, B, C, D, या तो हम 5 वेरिएबल को डिक्लेयर करते। अभी तो मैं आपको अरे का एक और तरीका भी बताऊंगा डिक्लेयर करने का, डोंट वरी, और इन 5 वेरिएबल में हम 5 वैल्यू असाइन कर दें, ठीक। लेकिन दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक अरे को डिक्लेयर किया, ठीक है, ये मैंने एक अरे डिक्लेयर किया किस टाइप का, इंट टाइप का, विच इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो अरे है, जैसे ही आप इस अरे को डिक्लेयर करोगे, रन टाइम पे आपका जेवीएम क्या करेगा, आपको बाकायदा 5 वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। और वो जो 5 वेरिएबल ये मेमोरी में क्रिएट करेगा, उन 5 के नाम ये क्या रखेगा, AR, 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 AR। आप 5 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उनके नाम होते हैं ABCDE। इसने जो आपको बैकग्राउंड में अरे बना के दिया, उन 5 वेरिएबल के नाम इसने क्या रखे, AR, 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 AR। अब फिर एक नया कंफ्यूजन कि सर अगर 5 के नाम AR होंगे, और अगर मान लो मैंने बोला AR इक्वल टू 3 या AR इक्वल टू 35, तो कौन से वाले AR में जाके 35 असाइन हुआ है। तो यहां जावा के डेवलपर बोलते हैं सर थोड़ा पूरा कोर्स अच्छे से पढ़ाओ, आधा अधूरा ज्ञान दोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो चलो पूरा ज्ञान ले लो आप। जब ये अरे आप डिक्लेयर करोगे तो इस अरे का जो मेमोरी एलोकेशन होगा उसमें सबके नाम AR होंगे। 5 ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे AR के नाम से, लेकिन हर ऑब्जेक्ट अपने साथ एक इंडेक्स नंबर को लेके चलेगा। तो एक्चुअली जो 5 ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किए हैं,
इन पांचों ऑब्जेक्ट के नाम होंगे अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3, अरे ऑफ 4। और ये हमेशा ध्यान रखना, अरे की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। ये जो लिखे हुए हैं ये इंडेक्स नंबर है, दिस आर द इंडेक्स नंबर ऑफ अरे, ये अरे के इंडेक्स नंबर है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो अब ये जो आपको पता चल गया, और ये हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे। तो एक्चुअली आपके अरे ने जो मेमोरी एलोकेट की है बैकग्राउंड में, वो कुछ इस तरीके से की है। उसने 5 स्लॉट बनाए, अरे ऑफ 0, ठीक है, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3 एंड अरे ऑफ 4। ये आपको 5 मेमोरी उसने एलोकेट करके दी है। अब आप देखो, नो डाउट अभी आपको लगेगा कि सर ये तो फिर मैं वेरिएबल को लेके भी कर सकता था, इसमें नया क्या है? बिल्कुल, अभी कुछ ना कुछ नया होगा यार, कुछ तो होगा। अगर कुछ नई चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी तो मैं इसको प्रीवियस से कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अभी अगर मुझे इनमें 5 वैल्यू स्टोर करना है तो फिलहाल मैंने क्या लिख दिया, अरे ऑफ 0 में मान लो मैंने लिख दिया 95, अरे ऑफ 1 में हमने लिख दिया मान लो 75, अरे ऑफ 2 में आपने लिख दिया मान लो, अरे ऑफ 2 इज मान लो 36, ठीक है, अरे ऑफ 3 मान लो 43, अरे ऑफ 4 मान लो आप 98 या जो भी 90। तो ये मैंने अरे के हर एक, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर एक्सेसिंग एवरी एलिमेंट ऑफ एन अरे यू हैव टू यूज एन इंडेक्स नंबर। आपको इंडेक्स नंबर के थ्रू ही वैल्यू असाइन करना है और आपको इंडेक्स नंबर से के थ्रू ही वैल्यू गेट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, ये अरे डिक्लेयर किया। ठीक है, अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3, अरे ऑफ 4। ठीक है, और अब यहां पर आप देखो इंटरनली मेमोरी में क्या होगा, 95 जाके इसमें असाइन हो गया, 75 जाके इसमें असाइन हो गया, 36 आपका यहां असाइन हो गया, 43 इसकी वैल्यू हो गई और 90 इसकी वैल्यू हो गई। तो ये आपका अरे डिक्लेयर हो गया। ठीक है, लेकिन अब इस अरे को अगर आप देखोगे कि सर ठीक है वैल्यू तो असाइन हो गई है, अभी आप देखो, अभी मैंने क्या किया, 5 वैल्यू मैंने कॉन्स्टेंटली सेट कर दी। लेकिन अभी इसके जस्ट बाद वाले जो आगे के फ्यूचर के एग्जांपल्स होंगे हमारे अरे को लेके, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये डेटा यूजर से रीड करेंगे कि आपका जो भी डेटा होगा वो यूजर से रीड होगा। ठीक है, साइज हम यूजर से लेंगे, ये तो अभी मैंने फिक्स कर दिए 5, ये भी हम यूजर से लेंगे कि आप बताओ कितने साइज का अरे डिक्लेयर करना है। यार मैं तो आप लोगों के लिए पर वीक 70 आवर्स काम कर रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को कितने दोस्तों तक शेयर कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि यदि मैं आप लोगों के लिए 70 आवर्स पर वीक स्पेंड कर रहा हूं तो आप लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए, तो बताइए मुझे फटाफट। ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अभी मैं पहले इस स्टेटमेंट को पूरा करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं कि यदि आपने ये अरे में चलो वैल्यू असाइन कर दी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करना है। सो टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस अरे, मुझे पता है इंडेक्स नंबर 0 से लेके 4 तक है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो प्रिंट करने के लिए मेरे पास चॉइस क्या है, मैं यहां पर एक फॉर लूप लगाता हूं। राइट, मैंने क्या लिखा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। राइट, क्योंकि आप समझो जरा, आप ये देखो कि ये जो पांचों वैल्यू इंडेक्स नंबर के थ्रू स्टोर्ड हुई है, इन सब में कॉमन क्या है, AR 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 AR। नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉमन, चेंज क्या है, इंडेक्स नंबर, और वो भी सीक्वेंस में है। पहला वाला अरे ऑफ 0 है तो 1 है तो 2 है तो 3 है तो 4 है, सीक्वेंस में है ना। योर एवरी इंडेक्स नंबर इज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो जब हमें पता है कि नाम सबके कॉमन है, तो 5 वैल्यू को प्रिंट करने के लिए 5 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखने की बजाय यदि मैं एक लूप अप्लाई कर देता हूं, आई शुड राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अरे ऑफ आई। यदि मैंने यहां पर लिख दिया अरे ऑफ आई, सो दैट व्हाट हैपेंड, यदि मैंने लिखा अरे ऑफ आई, सो आप देखिए पहली वैल्यू किसकी प्रिंट होगी, अरे ऑफ 0 की, फिर अरे ऑफ 1 की, फिर अरे ऑफ 2 की। दैट मीन्स आई एक्सेस द वैल्यू ऑफ दिस अरे बाय इस इंडेक्स नंबर। कि जब भी आप एक अरे की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, अगर आपको इसमें वैल्यू इंसर्ट भी करना है तो भी आपको इंडेक्स नंबर के थ्रू चलना है, और अगर आपको वैल्यू रीड भी करना है तो भी आपको इंडेक्स नंबर के थ्रू चलना है। बात समझ में आ रही है? तो ये अभी हमने सिंपल ये देखा कि एक अरे में हम डेटा किस तरीके से रखेंगे या डेटा किस तरीके से फैच करना है। ओके, लेकिन अब आप देखो जो मैं आपसे बोल रहा था कि चलो अभी तो मुझे पता है कि बॉस ये अरे जो डिक्लेयर हुआ इसकी साइज 5 है, लेकिन अभी देयर आर सम केसेस आएंगे अभी आगे जहां पर आपके अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं ये आपको भी नहीं पता होगा। इवन यू डोंट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन दिस अरे।
तो जब आपको नहीं पता है कि अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, खासकर ये तब होगा जब आप अरे को या तो एज एन आर्ग्यूमेंट यूज करोगे कि अरे में रन टाइम पे वैल्यू आएगी किसी फंक्शन में और आपको नहीं पता है कि उस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आने वाले हैं। अभी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, डोंट वरी, राइट। तो यहां पर जब आपको एक अरे की वैल्यू को एक्सेस करना है तो अरे की वैल्यू को एक्सेस करने का आपके पास एक तरीका तो ये है, लेकिन आप देखो मैंने आपको क्या बोला था कि आप 5 तक लूप लगा दें, दिस इज द वन वे। सेकेंड तरीका ये है, रादर देन दिस, यदि मैं सेकेंड ऑप्शन पे जाऊं तो मुझे ये पता है कि अरे हमेशा कहां से शुरू होता है, 0 से, ठीक है। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता है तो इन जावा वी हैव अ बेस्ट ऑप्शन। मैंने आपको बोला था अरे आप किसी भी टाइप का बनाएं, हर अरे के बैकग्राउंड में कोई ना कोई क्लास बनेगी। अभी हमने पढ़ा कि हर अरे अपने बैकग्राउंड में कोई ना कोई क्लास क्रिएट करता है, और अरे अगर अपने बैकग्राउंड में कोई ना कोई क्लास क्रिएट करेगा तो वो कोई भी क्लास हो यार, फैक्ट्री क्लासेस हैं, वो कोई भी हो, अरे की हर क्लास के पास, चाहे वो अरे इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो फ्लोट टाइप का हो, चाहे वो डबल टाइप का हो, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो, चाहे वो आपके ऑब्जेक्ट का अरे हो, मतलब अभी आप देखो अरे कितने अलग अलग तरीके से मैं बनाने वाला हूं। लेकिन अरे किसी भी टाइप का आप डिक्लेयर करोगे वो होगा एक ऑब्जेक्ट, और उसके पीछे कोई ना कोई क्लास होगी, और वो जो क्लास होगी वो अरे की क्लास होगी। तो आप देखो इसके पीछे बैकग्राउंड में जो क्लास बनी है, मान लो ये अरे है, इस अरे के पीछे बैकग्राउंड में कोई क्लास बनी है ना, कोई भी क्लास है, इस क्लास में देयर इज अ क्लास, ठीक है। ये क्लास बनी है जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा क्या लिखा था मैंने, इंटीजर AR इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ 5। तो यदि ये AR ऑब्जेक्ट है और मान लो इसके बैकग्राउंड में ये फैक्ट्री क्लास है जिसका नाम है आई, सपोज मान लिया आई नाम के, राइट। इस क्लास में एक वेरिएबल है लेंथ, एक वेरिएबल है, इट इज अ वेरिएबल, इट्स अ नेम ऑफ वेरिएबल, और ये पब्लिक है, इट्स अ पब्लिक वेरिएबल, राइट। एक वेरिएबल है इसमें लेंथ नाम का, ठीक है, जो आपको अरे की हर क्लास में मिलेगा, चाहे वो इंट टाइप की क्लास हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, डबल हो, एनी क्लास, बूलियन हो, स्ट्रिंग, आपका ऑब्जेक्ट की क्लास बनी हो, हर क्लास जो फैक्ट्री क्लास होती है उसमें देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड लेंथ वेरिएबल, और ये पब्लिक है। अगर ये पब्लिक है तो मैं इसको ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकता हूं। अब ये लेंथ वेरिएबल एक्चुअली क्या करेगा, आपने अरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए, हाउ मेनी एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन योर अरे, आपकी साइज कितनी है दैट इज अ सेकेंडरी मैटर, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके अरे में कितने हैं। मान लो अगर मैंने अरे की साइज तो दे दी 10, लेकिन मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट दिए 5, ठीक है। तो आपके अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अगर आपको ये एक्सेस करना है, सो दैट यू विल गो टू दिस लेंथ वेरिएबल। आप इसको यूज कर सकते हैं लेंथ को, जो कि क्लास का कैसा, इस अरे के बैकग्राउंड में जो क्लास बनी है फैक्ट्री क्लास, ये उसका पब्लिक वेरिएबल है, तो मैं ऑब्जेक्ट के साथ इसको एक्सेस कर सकता हूं। आई कैन एक्सेस दिस वेरिएबल विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो रादर देन 5 मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन AR डॉट लेंथ, AR डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, कि आपके अरे ऑब्जेक्ट से आपने एक वेरिएबल को कॉल किया। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरिएबल, सो डोंट यूज दिस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट अगर आपने लगा दिए तो ये फंक्शन मेथड हो जाएगी। लेंथ नाम की मेथड भी है जावा में, लेकिन वो स्ट्रिंग क्लास में हमने पढ़ी है। सो दिस लेंथ इज नॉट अ मेथड, इट इज अ वेरिएबल। ये वेरिएबल है ना, कि क्लास में वेरिएबल होते हैं, तो वैसे ही ये क्लास का वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल है और पब्लिक है तो मैं इसको क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकता हूं। तो जब भी आपको जावा में किसी अरे की लेंथ देखना है, यू कैन जस्ट गो टू दिस। आप देखिए इसको अलग से अगर आप प्रिंट करके देखेंगे AR डॉट लेंथ, तो वो आपको बता देगा हाउ मेनी एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन दिस अरे। सो हमेशा ये ध्यान रखिए, रादर देन अरे को एक फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट से एक्सेस करने के, आप यही प्रैक्टिस रखिए जावा में, कि अगर आपको जावा में अरे को एक्सेस करना है, यू शुड गो फॉर। अभी मैं आपको इसकी एक्चुअल यूटिलिटी बताता हूं, एक्चुअल, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आपको अरे डॉट लेंथ कहां कब कैसे यूज करना है, राइट। तो अब अगर मैंने लिखा यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई, ठीक है। सो नाउ यू कैन गेट द सेम एलिमेंट, अब आपको सेम एलिमेंट यहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको एक अरे को एक्सेस करना है, इट इज स्टार्ट विद द इंडेक्सिंग 0, और कब तक आपको चलना है, इसके लेंथ तक, कि आपके लेंथ, आपको अरे ऑब्जेक्ट उसकी लेंथ बता देगा, और इस लेंथ तक आपको अपने अरे को यूज करना है।
ठीक है, अब आप देखो ये तो मैंने अभी अरे को बाकायदा इस तरीके से डिक्लेयर किया, लेकिन आपको याद है हमने जब एक ऑब्जेक्ट पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था, जैसे मान लो अगर एक क्लास है मेरी एबीसी, तो इसका ऑब्जेक्ट मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एबीसी ए एंड देन नेक्स्ट लाइन पे हम लिखते हैं ए इक्वल टू न्यू एबीसी। तो हम हमेशा ये बोलते हैं ये मैंने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है, दिस इज व्हाट माय डिक्लेयर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को न्यू के साथ लिखते हैं हम हमेशा ये बोलते हैं ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जब एक ऑब्जेक्ट नॉर्मल ऑब्जेक्ट, इवन स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को आप डिक्लेयर करते हैं हम उसको भी डिफाइन करते हैं, राइट। तो वैसे ही आप एक अरे को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीजर ए एंड ए इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ 5। ठीक है, यदि आपने ये लिखा इंटीजर ए एंड देन ए इक्वल टू इंटीजर ए एंड देन ए इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ 5, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ एन अरे। कि अरे का डिक्लेरेशन है और ये अरे की डेफिनेशन है। भाई बात समझ में आई? ओके, अब यहां पर आप देखो, आई होप यहां तक अभी आपको यह समझ में आ गया होगा कि अरे को इंडेक्स नंबर से कैसे एक्सेस करना है, अरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, अरे क्या है, अरे को हम क्यों यूज कर रहे हैं जावा में, व्हाई वी गो फॉर एन अरे कॉन्सेप्ट इन जावा। तो अरे को कैसे यूज करना है, अरे का डिक्लेरेशन क्या होगा, अरे में इंडेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने एक फिक्स्ड एलिमेंट डिक्लेयर किया है। अब आप देखो इसी अरे को, ये जो मैंने अभी डिक्लेयर किया, इसी को मैं ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता था, आई कैन डिक्लेयर द सेम अरे इन दिस वे, इंटीजर ए आर इक्वल टू करली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 10, 50, 60, 90, 30, 42। ठीक है, अब इस अरे को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे ये पता है इसका हर एक एलिमेंट बैकग्राउंड में इंडेक्स नंबर पे है, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। ठीक है, एंड कंटिन्यूशन में। तो अब आप देखो, यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा i इक्वल टू 0, i लेस देन, सो आई डोंट बॉदर अबाउट कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सिंपली आई नीड टू राइट AR डॉट लेंथ, AR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अरे ऑफ i, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अरे ऑफ i। तो अब आपका अरे जो है वो बाकायदा सबसे पहले मुझे 0 वैल्यू देगा, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ दिस लेंथ मेथड, कि जब भी आप एक, सॉरी नॉट मेथड, वेरिएबल, कि जब भी आप एक अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, और आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका अरे के टाइप से कोई लेना देना नहीं है, ये एक वेरिएबल है जो हर उस क्लास में अवेलेबल है जो अरे के बैकग्राउंड में क्रिएट हो रही है। यदि यही अरे मैं सपोज करो स्ट्रिंग टाइप का भी बनाता, देखो आप, मैं अगर कैरेक्टर टाइप का अरे डिक्लेयर करता हूं, मान लो मैंने लिखा कैरेक्टर CH इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, ठीक है, या इसको आपने ऐसा लिख दिया कैरेक्टर CH, और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इसका मतलब है आपने एक अरे को डिफाइन, डिक्लेयर भी किया है और डिफाइन भी कर दिया विद द फिक्स्ड वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। और प्रीवियस जो डिक्लेरेशन हमने देखा जहां पर हमने साइज को 5 कर दिया है, एक्चुअली इस ऑप्शन पे हम कब जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करते। मैं तो जनरली मैंने आपको पढ़ाने के लिए बोला, ये अरे का डिक्लेरेशन हम हमेशा तब यूज करते हैं जब आप रन टाइम वैल्यू को यूज करना चाहते हैं। क्या आप इस अरे में साइज भी रन टाइम पे बताओगे, और आप, या आपने साइज पहले से बता दी चलो, और आप वैल्यू रन टाइम एंटर कर रहे हैं, लेकिन जब आपको ये पता है पहले से कि मुझे एक अरे डिक्लेयर करना है एंड दिस आर द वैल्यू इन दिस अरे, सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि यदि आपको पहले से पता है कि आपको एक अरे डिक्लेयर करना है और अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट ये होंगे, सो द बेस्ट चॉइस यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, और मैंने आपको जो लेंथ वेरिएबल के बारे में बताया ना, इसका इंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा अरे कैरेक्टर टाइप का भी है, एंड दिस आर द कैरेक्टर इन दिस अरे, ए सपोज बी, सपोज सी, देन वी हैव डी, देन वी हैव ई। ठीक है, ये मेरा अरे है। और अब अगर मैंने यहां लिखा फॉर i इक्वल टू 0, इंडेक्स नंबर इसका भी वही होगा, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 पे, ये 4 पे, राइट। और अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन ch डॉट लेंथ एंड देन i प्लस प्लस। ठीक है, तो अब मैंने अरे ch को यूज किया और वेरिएबल कौन सा, द सेम लेंथ, एंड हियर वी शुड राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ch ऑफ i, ch ऑफ i। तो अब आपका अरे जो है वो क्या करेगा, 0 से लेके लेंथ तक लूप चलाएगा और आपको एक एक कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन सर अभी भी आपने यहां, तो मैं तो 5 भी लिख सकता था, लेंथ मेथड की तो मुझे अभी भी यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही है। चल बच्चे,
अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। चलो, कमांड लाइन आर्गुमेंट याद है आपको? हमने एक टॉपिक पढ़ा था जावा में, कमांड लाइन आर्गुमेंट, जिसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं अरे को। याद है? हम जावा में जब मेन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? क्लास टेस्ट। इस क्लास टेस्ट में हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये मेन एज एन आर्गुमेंट वैल्यू रिसीव करता है ना, एज अ पैरामीटर ये मेन आपसे वैल्यू रिसीव कर रहा है। ओके, और यहां पर मुझे पता है कि मेन को अगर यहां इस अरे में वैल्यू देना है तो अरे इस टॉपिक में अगर डाउट है ना तो आप एक बार कमांड लाइन आर्गुमेंट वाले लेक्चर को पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब मैंने आपको यह बताया था कि जब भी आप कमांड लाइन से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और वहां से आपको मेन को कुछ आर्गुमेंट पास करना है। कमांड लाइन मतलब ये सी ड्राइव में मान लो माय जावा नाम का आपका फोल्डर है, यहां पर अगर आप लिखोगे जावा सी तो ये तो कंपाइल किया आपने, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको रन करोगे तो आप लिखोगे जावा टेस्ट, और यहां से अगर मैंने वैल्यू पास की है सपोज हेलो, ठीक है, या सिटी के नाम मैंने पास किए हैं सपोज पुणे, इंदौर, ठीक है, कॉमन ही लगाना है, जावा टेस्ट पुणे, इंदौर, भोपाल, तो आप बताओ ये तो मैं रन टाइम पे वैल्यू दे रहा हूं ना, ये वैल्यू मैं रन टाइम एंटर कर रहा हूं कमांड लाइन से। मैंने लिखा जावा टेस्ट पुणे, इंदौर, भोपाल, पर मुझे ये पता है कि ये सारी वैल्यू इस अरे में स्टोर होगी। ARGS ऑफ 0 की वैल्यू होगी पुणे, ARGS ऑफ 1 की वैल्यू होगी इंदौर, जो भी आपने वैल्यू दी है, लेकिन ये कितनी होंगी, ये कितनी होंगी आई डोंट नो, लेकिन मैं चाहता हूं प्रोग्राम इन सबको प्रिंट करे। तो मुझे बताओ ये अरे है, इसमें वैल्यू रन टाइम पे आ रही है कमांड लाइन से, अरे तो अब आप क्या लिखोगे? i = 0 से लेके i <3 3 लिखोगे क्या? अरे आप ऐसा लिखोगे i = 0, i <3 3 i++ एंड देन system.out.print ARGS ऑफ i, टेल मी। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपने पता है क्या कर दिया? आपने बोल दिया 3 से ज्यादा मत देना, कमांड लाइन से जो वैल्यू आएगी वो 3 ही आएगी। अरे कहां गया ये? लेकिन अगर 5 वैल्यू आ गई तो, 2 आई तो, अभी तो अरे को लेके हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे, लेकिन अगर 2 आपने दिए इंडेक्स आफ्टर बाउंड, 5 दे दिए तो प्रिंट वो 3 ही करेगा। तो ये है रन टाइम वैल्यू, जिसकी मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि कमांड लाइन से रन टाइम वैल्यू आ सकती है। अरे एज एन आर्गुमेंट आप यूज कर रहे हैं कि आपका अरे जो है वो मेन में एज अ पैरामीटर यूज कर रहा है, उसको आर्गुमेंट आप कमांड लाइन से दे रहे हैं। तो 3 क्यों लिखेंगे हम यहां पर? क्या लिखेंगे हम यहां पर? हम लिखेंगे i = 0, i < ARGS, जो आपके अरे का नाम है ARGS डॉट लेंथ, ARGS डॉट लेंथ i++, और यहां आपने लिख दिया ARGS ऑफ i। अब आपकी जितनी इच्छा हो आप उतने नंबर ऑफ एलिमेंट कमांड लाइन से पास कर दो, 2 देना है, 4 देना है, 50 देना है, क्योंकि आपने बता दिया अरे में जितने भी एलिमेंट आएंगे, और आप चेक कर लो system.out.print, ठीक है, टोटल एलिमेंट प्लस ARGS डॉट लेंथ को प्रिंट कर दो। आप ये जो वेरिएबल है इसको प्रिंट कर दो। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे आपको पता चल जाएगा कमांड लाइन से नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने मिले। दैट इज व्हाट द यूज ऑफ दिस लेंथ वेरिएबल। कि जब आपको नहीं पता है, जैसे आप बोलोगे सर पिछले केस में तो पता था, इसके पहले केस में भी पता था, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा ना बेटा। मेनली जब अरे एज अ पैरामीटर यूज होता है, मेथड में आप अरे को एज एन आर्गुमेंट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है कि यहां पर आपके पास लेंथ वेरिएबल है, सो यू डोंट बॉदर अबाउट दिस थिंग। चलो एक काम करो, एक एग्जांपल मुझे बताओ। अगर आपने सी पढ़ा है, अगर मैं आपसे सी में क्वेश्चन पूछूं, ये सी है ना, सी लैंग्वेज है, सी में अगर मैंने मेन में मान लो एक अरे डिक्लेयर किया ना, सी में अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, अरे ऑफ 50 आपने लिया, इस अरे ऑफ 50 में आपने n नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करे हैं ना, n नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आपने मैसेज दिया printf एंटर द लिमिट, एंटर लिमिट, ये लिमिट आपने स्कैन कर ली, सपोज n में scanf %d, % ऑफ n, और ये लूप लगा के आपने अरे में वैल्यू स्कैन कर लिया, i = 0, i <n, i++ scanf %d, % अरे ऑफ i। ये सी है, सी आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु नो द सी कॉन्सेप्ट, सी एंड C++, राइट। अब ये मेरा अरे है,
मैंने आपसे बोला कि बॉस अरे में आपने वैल्यू एंटर कर ली, n नंबर ऑफ अरे आपने 500 का लिया सपोज, लेकिन n की वैल्यू आपने दी है 10, 5, 3, 7, कुछ भी दे सकते हैं आप। अब C में अगर आपने ये अरे डिक्लेयर किया जिसमें आपने n नंबर ऑफ एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन को ये अरे पास कर दिया, मान लो फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन को मैंने बोला मैं आपको अरे दे रहा हूं, ठीक है, आप इस अरे के डेटा एलिमेंट प्रिंट कर देना। चलो अब मैं इस मेन से बाहर आया और यहां पर मैंने डिस्प्ले को डिफाइन किया। तो सी में रूल होता है हर लैंग्वेज में कि अगर एक अरे पास हो रहा है तो रिसीव करने वाला भी अरे होगा। तो मान लो मैंने AR नाम का अरे ले लिया यहाँ पे, लेकिन मेरे बच्चे जब सी में मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा i = 0 से लेके i <, कहां तक प्रिंट करूंगा, क्योंकि आपके पास अरे में कितने एलिमेंट है वो तो इस n को पता है जो लोकल वेरिएबल है मेन का। अटक गए ना। तो सी में आपको याद है क्या करना पड़ता है, सी में जब भी हम एक अरे को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसके साथ में उसकी लिमिट भी पास करनी पड़ती है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि हाउ मेनी एलिमेंट आर एग्जिस्ट इन दिस अरे। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने अरे पास किया है तो रिसीव उसको एलिमेंट तो मिल गए, लेकिन कितने मिले हैं ये उसको नहीं पता है, और पता भी है तो वो बताएगा नहीं, कैसे बताएगा, सी में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको, राइट। तो अब आप क्या करोगे सी में, क्या आपने अरे को डिक्लेयर किया, यहां पर आपने n की वैल्यू रिसीव करी सपोज x में, और अब आपने लूप लगा दिया। अब आपका लूप चलेगा 0 से लेके n, हियर यू हैव टू प्रिंट n, इसका नाम आप n भी रख सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। और आपने लिख दिया printf %d, अरे ऑफ i। तो जब भी हम सी में अरे एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ उसकी लेंथ भी देना पड़ती है कि अरे तो इसमें रिसीव हुआ और लिमिट n में गई है, क्योंकि अगर आप लिमिट नहीं दोगे तो फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रिंट करना है। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर कर देंगे, अरे लोकल से बाहर निकलो। अगर ये फंक्शन कहीं हेडर फाइल में रखा हुआ है, लोकल थॉट पे दिमाग नहीं लगाना है, तो लोकल फंक्शन है, एक होता है जो हेडर फाइल में होता है। 99% केस में हम सी में अपने फंक्शन हेडर फाइल में रखते हैं। तो अगर कोई हेडर फाइल के फंक्शन को आप एक्सेस कर रहे हो जिसको आपको अरे पास करना है, तो आपका ग्लोबल भी क्या कर लेगा वहां पे। बात समझ में आ रही है आपको, ओके। तो ये प्रॉब्लम अगर ये जावा होता, तो अगर मान लो सेम कोड जावा का है नहीं, मान लो, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना, आपको कोई लेंथ पास नहीं करनी है, राइट। अगर ये जावा है तो आप सीधे यहां लिख दो जो भी आपका अरे है AR.length। तो क्यों जावा ने मुझे लेंथ वेरिएबल दिया, समझ में आया कि आपको नहीं टेंशन है, आपने अरे पास किया, अब इस अरे में जितने भी एलिमेंट होंगे वो लेंथ के थ्रू एक्सेस हो जाएंगे। अब वो कितने हैं वो उसको ही समझने दो, हम क्यों टेंशन लें। तो क्या जरूरत है लेंथ मेथड की, अब समझ में आई आपको। इवन कमांड लाइन से ही समझ में आ गई होगी आपको। अब आप देखो ना, आपने कमांड लाइन से आर्गुमेंट पास करें, उसमें कितने आर्गुमेंट हैं ये लेंथ ही बता पाएगा, अदरवाइज हाउ डू आई नो दैट कि उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं। और आप देखिए सी का सिंटेक्स कमांड लाइन आर्गुमेंट का, कि सी में जब हम कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं मेन में। अगर आपने सी में कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ा है तो आप देख रहे हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट का सिंटेक्स क्या है। आपको अरे भी देना होता है और आपको लेंथ भी बतानी होती है, ठीक है। तो ये अभी हमने बात की अरे को लेके कि जावा में जब हम एक अरे को डिक्लेयर करेंगे तो अरे का डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, अरे को डिक्लेयर किस तरीके से करना है, अरे क्या है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा अगर हम देखें तो मैंने आपको बोला था कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, सिमिलर डेटा टाइप, होमोजीनियस डेटा टाइप इज कॉल्ड एन अरे। तो जब भी हमें जावा में सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज कलेक्ट करना है तो हमारे पास ऑप्शन है अरे का। चलो अब एक चीज बताओ, शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी आपसे कि अरे भी पढ़ लेते हैं, वेरिएबल तो ही हमारे पास। अब आप खुद सोचो क्या बेटर ऑप्शन है। जब छोटा सा डेटा है, 2-4 नंबर को स्टोर करना है तो अरे पे मत जाओ, फिर बेस्ट ऑप्शन है वेरिएबल को यूज करो। अगर आपको पता है कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए कोड लिखना है तो वाई शुड गो फॉर एन अरे कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आपको नहीं पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, आपको अगर लगता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1000 है, 2000 है, इवन 10-20 भी है, सो द बेस्ट ऑप्शन आपको किसको यूज करना है, अरे को। वहां पर अरे आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो ये अरे 2 टाइप के होते हैं, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल को इसको 1D 2D अरे भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो 2D अरे है इसी को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने 1D अरे बोला, लेकिन 1D अरे बोलते किसको है ना। ये जरूर हम छूट गए, शायद दिमाग से स्लिप हो गया था कि अभी तक मैंने जो अरे बनाया है ना वो 1D अरे है। कैसे, एक अरे को जब आप डिक्लेयर करते हैं तो अरे का डिक्लेरेशन आपसे देखा आपने क्या क्या मांगता है। जब एक अरे को आप डिक्लेयर करेंगे तो वो आपसे मांगेगा
सबस्क्रिप्ट। ये जो होता है ना जहां आप साइज दे रहे हैं, ये मैंने लिखा इंटीजर ऑफ 5, दिस इज व्हाट सबस्क्रिप्ट ऑफ एन अरे, ये कहलाती है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, कि जब भी एक अरे को आप डिक्लेयर करेंगे, द डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड सबस्क्रिप्ट, आपको बताना पड़ेगा कि अरे का सबस्क्रिप्ट क्या है। मतलब आपने लिखा सबस्क्रिप्ट मतलब साइज ऑफ द अरे, तो आपने क्या लिखा इंटीजर a इक्वल टू न्यू इंटीजर ऑफ 5, तो ये सबस्क्रिप्ट डिसाइड करती है कि आपका अरे 1D होगा या 2D। अगर एक सबस्क्रिप्ट है तो दिस इज 1 डायमेंशनल अरे, और अगर सबस्क्रिप्ट 2 है तो ये कहलाता है 2D और मल्टी डायमेंशनल अरे। तो अभी हम 2D अरे भी देखेंगे, मैट्रिक्स को लेके जब कोड लिखेंगे तो 2D अरे की भी बात करेंगे। लेकिन 1 डायमेंशनल अरे क्यों बोला मैंने, इसको समझ में आया कि जब भी एक अरे को आप डिक्लेयर करते हैं ना, अरे इज हैविंग 1 सबस्क्रिप्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल अरे। ठीक है, फिर हमने अरे के डिक्लेरेशन को देखा कि अरे को डिक्लेयर हम जब करेंगे तो अरे का हर एक एलिमेंट एक इंडेक्स नंबर पे मेमोरी एलोकेट करेगा, जिसको एक्सेस करने का तरीका क्या है आपके पास, 2 तरीके हैं। कि अगर आप एक अरे को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यू कैन एक्सेस दिस वेरिएबल विद द लेंथ, तो लेंथ की हमने मेनली बात की। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि array in Java is an object, not a variable, and this object consists of factory classes which is dynamically created in the background of this array, और इसीलिए हम जावा में उनको बोलते हैं फैक्ट्री क्लासेस, क्योंकि वो बैकग्राउंड क्लासेस हैं। हम पता कर सकते हैं कि क्लास कौन सी है। अगर आपको पता करना है ना तो आप देखो, सिंपल ये लिख दो अरे का ऑब्जेक्ट। आपको अगर कभी भी पता करना है तो आपके अरे का नाम ar.getClass डॉट गेट नेम, देख लो आप ये कोड लिख के। कभी भी किसी क्लास का नाम पता करना है ना तो ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल कर लो ar.getClass.getName, आपको पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में क्लास कौन सी है। चलो अभी प्रैक्टिकल बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये भी हमने अरे को लेके देखा। लेंथ की इंपॉर्टेंस हमने समझी कि लेंथ मेथड क्यों यूजफुल, सॉरी लेंथ वेरिएबल क्यों यूजफुल है हमारे लिए। मैंने आपको कमांड लाइन का एग्जांपल दिया कि जब आप कमांड लाइन से आर्गुमेंट पास करेंगे और वो इस अरे में रिसीव होंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो आपको लेंथ वेरिएबल बता देगा। और ये लेंथ वेरिएबल हर अरे के साथ अवेलेबल है, चाहे अरे का डेटा टाइप कुछ भी हो। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया और अभी हम इसको सबसे पहले प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं जितना भी हमने पढ़ा है। और फिर अभी तो बहुत सारी कहानियां हैं जो अरे को लेके हम जारी रखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे, बस बने रहिए इस कोर्स में। थॉट प्रोसेस को बिल्कुल क्लियर रखिए कि हमें कोई लेक्चर स्किप नहीं करना है, हमें ईमानदारी से पूरी जावा पढ़ना है क्योंकि हमें जावा डेवलपर बनना है। और इसीलिए आपको सीक्वेंस वाइज लेक्चर पढ़ना है। तो प्लीज़ इस पूरी सीरीज को आप डेटाफ्लेयर की वेबसाइट से एक्सेस करें। डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सीक्वेंस वाइज फ्रीली अवेलेबल है विद द फ्री सर्टिफिकेशन। ओके, तो प्लीज़ विजिट द कोर्स टू डेटाफ्लेयर वेबसाइट। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए इस कोर्स में और मैं मिलता हूं आपसे अरे को लेके पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।